नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है तिब्बत से रिलेटेड। आपको पता होगा कि कोई भी अगर देश तिब्बत के लीडर के साथ मिलता है, बातचीत करता है, तो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब यहां पर हुआ क्या है कि जो एंथनी ब्लिंकन है, हु इज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेसिकली आप कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जयशंकर साहब हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। तो वो नई दिल्ली आए हुए हैं 2 दिन के विजिट के लिए, और यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने नई दिल्ली में मुलाकात की है दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो जाहिर सी बात है जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा खबा होगा इस बात को लेकर। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, और यहाँ पर जो पॉलिसी है यूएस की तिब्बत को लेकर वो किस प्रकार से रही है, तिब्बत एग्जैक्टली है क्या, कैसे आया, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहां पर लिखा है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता होगा कि जो तिब्बत की सरकार है वो भारत से चलती है, भारत के अंदर जो उत्तराखंड में धर्मशाला है वहां से चला करती है, और उनके द्वारा भी ये पर्टिकुलर न्यूज कवर किया गया था। रिस्किंग चाइनाज एंगर, ब्लिंकन मीट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलाई लामा इन इंडिया। मतलब कि यहां पर ये जो मुलाकात हुई है तिब्बतियन लीडर्स और ब्लिंकन के बीच में, जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो चाइना है वो काफी नाराज होगा यूएस से, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने यहां पर मुलाकात की। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, आज वेडनेसडे को ही बात है, जो एंथनी ब्लिंकन है जो कि 2 दिन के विजिट के लिए आ रखे हैं, वो यहां पर कई सारे सिविल सोसाइटी के साथ यहां पर बातचीत की, और उसी के तहत यहां पर जो तिब्बतियन लीडर हैं, आप इनका नाम देख सकते हो, डोरजी डामडुल। ठीक है, डोरजी डामडुल बेसिकली क्या है ना कि जो दलाई लामा है उनके फॉर्मर इंटरप्रेटर रह चुके हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा नजदीक हैं दलाई लामा से, और उनके साथ यहां पर बातचीत की गई है एंथनी ब्लिंकन के द्वारा। और साथ ही साथ ये जो डामडुल हैं, ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ तिब्बत हाउस। तिब्बत हाउस में आपको बता दूं, जब 1959 में दलाई लामा आ रहे थे, भारत आए थे 1959 में, जो अपराइजिंग हुआ था पूरा तिब्बत के अंदर चाइनीज के खिलाफ, तो उसके बाद आने के बाद दलाई लामा ने ये पर्टिकुलर हाउस को स्टैब्लिश किया था। तो प्रेजेंट में इसके जो डायरेक्टर हैं, ही इज डामडुल इटसेल्फ, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने क्लियरली इसके बारे में ट्वीट किया और यह भी कहा कि यूएस और भारत दे शेयर दी कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इसी की वजह से जो तिब्बत है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलना चाहिए, और इसी की वजह से यहां पर जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ बातचीत हो रहा है। और आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हो, ये सारे पिक्चर्स पोस्ट किए गए थे आज। और सिर्फ यही नहीं, इसका मैं एक और आपको सिग्निफिकेंस बताता हूं। यहां पर डामडुल के साथ तो मीटिंग हुई है, लेकिन जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो सरकार चलती है धर्मशाला से, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डोंगचुंग, उनके साथ भी यहां पर मुलाकात किया गया है कुछ देर में। अब यह मुलाकात और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली 2016 में लास्ट टाइम बैराक ओबामा ने बातचीत किया था वॉशिंगटन के अंदर जो दलाई लामा है उनके साथ। तो दलाई लामा का मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट के साथ लास्ट हुआ था 2016 में, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग ये बताई जा रही है, और इसी की वजह से जो बीजिंग है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि कुछ स्टेटमेंट देगा। अभी तक तो स्टेटमेंट नहीं आया है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन बीजिंग ने हमेशा से ये कहा है कि जो तिब्बत है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। और यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली है कि ये सारी चीजें कब हो रही हैं। बैकग्राउंड में आपको पता है कि जो बीजिंग और वॉशिंगटन के टाइज हैं, रिश्ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, ये तो प्रेजेंट में चीजें हो गई, लेकिन यहां पर जो चाइना का ऑक्यूपेशन है तिब्बत को लेकर, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप ये पूरा मैप देख सकते हो, ये है आपका तिब्बत और ऊपर है आपका चाइना। तो चाइना ने, आपको याद होगा जो पूरा वॉर चला था उसमें चाइना ने सबसे पहले तो अपने खुद के लोगों को पहले ताइवान भेज दिया था। तो आज के डेट में हम ताइवान देखते हैं ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो वो कहते हैं, और ये वाला चाइना अपने आप को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो एक्चुअल में उनका रूलिंग हुआ करता था, जो ताइवान में इस समय रह रहे हैं उनको वहां पर भेज दिया गया था। उसके बाद 1950 में चाइना ने क्या किया, यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को, और आगे चलकर एनेक्स कर लिया। और प्रेजेंट में आप देखोगे तो इसको कई परफेक्चर्स में बांटा गया। ये आप देख पाएंगे, अलग अलग तिब्बत को अलग अलग परफेक्चर्स में बांटा गया। इसकी कैपिटल जो है वो है आपका लासा। और आगे क्या होता है कि 1959 में जो तिब्बत के लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे चाइना के रूल के वजह से, और इसी की वजह से आपको तिब्बतियन अपराइजिंग देखने को मिलता है 1959 में, और ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो 14th दलाई लामा है इस समय, वो भारत आ गए थे, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको वेलकम भी किया था।
और दलाई लामा भारत आने के बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल को स्टैब्लिश किया। अब ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर आप देखोगे तो इनका खुद का सुप्रीम जस्टिस कमीशन भी है, इनकी खुद की पार्लियामेंट भी है और यहां पर एक प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। तो जिस तरह से एक प्रॉपर सरकार चलती है वही सरकार आप कह सकते हो कि यहां पर भी होता है, जो कि दलाई लामा ने भारत आने के बाद इसको धर्मशाला में स्टैब्लिश किया था। और अभी आप प्रेजेंट में देखो तो बताया जाता है कि धर्मशाला में अकेले करीब 10,000 तिब्बतियंस जो हैं वो रहते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व भर में जो एग्जाइल में है, मतलब जिनको वो छोड़कर आना पड़ा था अपना जगह, करीब 1,60,000 इनकी संख्या बताई जाती है। तो ये तो हो गया ये किस प्रकार से तिब्बत जो है उसको एनेक्स किया था चाइना ने। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग, उनकी अगर आप पॉलिसी देखोगे तिब्बत को लेकर, तो जब से 2013 से वो यहां पर प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने तिब्बत को और ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। मतलब जो सिक्योरिटी कंट्रोल है तिब्बत के ऊपर उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, जो भी दलाई लामा के फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। मतलब जो भी कुछ अपना कर सकता है चाइना उसको तिब्बत के अंदर करने की कोशिश कर रहा है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा, अभी जस्ट एक हफ्ते पहले यहां पर खबर भी आई थी कि पहली बार कोई चाइनीज प्रेसिडेंट पिछले 30 वर्षों में यहां पर तिब्बत विजिट किया है। अब आप खुद सोचो, खुद का प्रेसिडेंट जो है वो 30 साल के बाद विजिट कर रहा है और किस प्रकार से वो अपना लैंड बता सकता है उसको। और पूरा मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता है, अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आगे, जब यहां पर जो प्रेजेंट दलाई लामा है इनके बाद जो 15th दलाई लामा होंगे, जो री इनकारनेशन कहते हैं, ये किस तरह से होगा। इसको लेकर चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहां पर तय करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होने वाला है। तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद होगा, क्योंकि जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं उनका यही कहना है कि नहीं, जो प्रॉपर प्रोसेस चलता है, जो अभी प्रेजेंट पे दलाई लामा है उनका क्या कहना है उसको लेकर, उस प्रकार से हम चीजें चला करेंगे। लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, चाइना यही चाहेगा कि वो डिसाइड करे कौन दलाई लामा होगा और उसी के हिसाब से उनको यहां पर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो चाइना के फेवर में बोले आगे चल के। अभी तो दलाई लामा यहां पर आप कह सकते हो कि ये अगेंस्ट है जिस प्रकार का रूल चाइना इस समय चला रहा है। तो ये तो चाइना का हो गया। लेकिन अभी जो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा मुलाकात की गई है, तो यहां पर यूएस का कैसा प्रेशर रहा है। अभी तक आप देखोगे तो यूएस अक्सर प्रेशर डालता रहता है चाइना के ऊपर तिब्बत इशू को लेकर, क्योंकि यूएस भी अगर आप देखोगे तो वो तिब्बत को एज अ लिवरेज के तौर पर लेता है। और यहां पर अगर आप देखिए तो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हैं उसको लेकर अक्सर आवाज उठाई जाती है। पिछले कुछ समय पहले की बात है जब यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है उन्होंने चाइना के अंदर जाकर वहां पर चाइनीज ऑफिशियल से मुलाकात की और वहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर आवाज उठाए, चाहे तिब्बत हो, हांगकांग हो, ईस्टर्न तुर्किस्तान हो, ये सारी जगह पर यहां पर इस जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है करता आ रहा है चाइना, उसको लेकर आवाज उठाया गया था। पिछले महीने में आपको एक और चीज बताता हूं, यूएस सेनेट के द्वारा, जो उनका अपर हाउस है, एक बाई पार्टीजान बिल, मतलब सभी के सहमति से एक बिल पास किया गया था। उस बिल के अंदर बोला गया कि यूएस को एक काउंसुलेट ओपन करना चाहिए लासा में। अब चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अलग से काउंसुलेट, जैसे एक एम्बेसी होता है कैपिटल में, उसका छोटा रूप होता है काउंसुलेट, तो यहां पर बोला गया कि लासा के अंदर एक काउंसुलेट ओपन करना चाहिए। और इस बिल के तहत यह भी बोला गया कि एक यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए टुवर्ड्स री इनकारनेशन ऑफ दलाई लामा। अगले दलाई लामा कौन होंगे उसको एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चाइना है वो अपने मन मर्जी से आगे चीजों को बढ़ाए। यहां पर एक और एक्ट है जिसका नाम है यूएस इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट। इसके तहत $250 बिलियन यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है यूएस के द्वारा साइंस और उससे रिलेटेड चीजों में, ताकि चाइना को कंपीट किया जा सके। और इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर तिब्बत को भी कुछ काफी सारा यहां पर फंडिंग दी जाएगी। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यूएस के अंदर हुआ था, वहां पर जो एक कांग्रेसमैन है, जैसे हमारे यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहां पर जो कांग्रेसमैन है एक रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था कांग्रेस के अंदर और यह कहा था कि जो बाइडेन को तिब्बत को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। और यहां पर यह भी करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है, जो धर्मशाला से चल रही है, उसी को फॉर्मली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मानना चाहिए और चाइना के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए तिब्बत इशू को लेकर। वो सारी चीजें यहां पर जो अथॉरिटी है धर्मशाला से चलती है उन्हीं के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें आपको लगातार देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन के द्वारा ये सिर्फ किया जा रहा है। अभी पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे यूएस के, उन्होंने भी एक बिल पास कराया था जिसको लेकर तिब्बत और दलाई लामा को पूरी तरह से सपोर्ट किया गया था। कई सारे प्रोविजंस इसके अंदर ला गए थे। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए अभी तक चाइना को कोई बयान नहीं आया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। डेफिनेटली चाइना इसके ऊपर बयान देगा और
अपनी नाराजगी जताएगा। और साथ ही साथ चाइना हमेशा से कहता है कि जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, धर्मशाला से चल रहा है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। और साथ ही साथ दलाई लामा के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो तिब्बत को सेपरेट करना चाहते हैं चाइना से। अब देखिए यहां पर जो पूरा मामला है ना कि तिब्बत को एज अ सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, इसको लेकर दलाई लामा भी डिनाई कर चुके हैं। दलाई लामा का भी कहना है कि चलो हम यहां पर एक अलग पूरा देश नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें वहां पर चलती हैं, ऑटोनॉमस तरीके से रहती हैं, जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसको बचाने के लिए हमें फुल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। वहां पर चाइना की जो सरकार है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा दलाई लामा का कहना है। तो लेट्स सी कि किस तरह से अब चीजें होती हैं, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था यूएस की तरफ से, जो कि आज ही ये हुआ है। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले अब हम क्योंकि प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, जो तिब्बतियन प्लेट्यू है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा। तो यहां पर एक और क्वेश्चन है प्लेट्यू से रिलेटेड। क्या बता सकते हो कि कौन सा प्लेट्यू है जिसको कैनेडियन शील्ड कहा जाता है? अगर आपको ज्योग्राफी पता हो जो कहां कहां पर प्लेट्यू लोकेटेड है, तो कैनेडियन शील्ड कौन से प्लेट्यू को कहा जाता है? इसका आंसर जो है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए, सभी कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।